चंद्रबाबू नायडू के बारे में क्या सोचते हैं केटीआर? क्या राष्ट्रीय राजनीति में आएंगे केसीआर? क्या है सीमांध्र के बारे में केटीआर की राय? केटीआर का अब तक का सबसे बोल्ड इंटरव्यू। नमस्कार, प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। प्राइम डिबेट में तो वैसे तो हम उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े मुद्दे की चर्चा करते हैं, लेकिन आज हम आपको उत्तर प्रदेश की परिधि से बाहर ले चलते हैं, तेलंगाना। मेरे साथ आज बहुत खास शख्सियत मौजूद हैं तेलंगाना की, जिन्होंने यूथ लीडरशिप को नए तरीके से डिफाइन किया है और तेलंगाना जो भारत का 29वां राज्य बना है, उसके विकास की जिम्मेदारी भी उन्हीं के कंधों पर है। मेरे साथ आज विशेष तौर पर केटीआर यानी के राम मोहन राव मौजूद हैं स्टूडियो में, जो विशेष तौर पर आज मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मुलाकात के लिए लखनऊ आए हुए थे और उनसे बहुत शानदार मुलाकात के बाद अब ईटीवी के स्टूडियो में केटीआर मौजूद हैं। केटीआर उन गिने चुने राजनेताओं में से एक हैं इस देश में जो बहुत पढ़े लिखे हैं और जिनका विजन डेवलपमेंट ओरिएंटेड पॉलिटिक्स के लिए रहा है और शायद इसी इनिशिएटिव के तहत वो दूसरे राज्यों में और खासतौर पर उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे लार्जेस्ट स्टेट है, उनके चीफ मिनिस्टर से मिले और ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट्स जो चल रहे हैं तेलंगाना में, उसको इनिशिएटिव्स, उसके क्या साइलेंस फीचर हैं, उसको लेकर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मुलाकात की और जो वाटर ग्रिड तैयार कर रहा है तेलंगाना, उसको लेकर भी उनकी बड़ी विस्तृत बातचीत मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के साथ हुई है। और केटीआर इस वक्त खुद मेरे साथ ईटीवी के स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका केटीआर ईटीवी के स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बुलाया, और बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश जी यादव का, जिन्होंने हमें बहुत हार्दिक स्वागत दिया। हाउ वाज योर हॉस्पिटैलिटी विद अखिलेश यादव? बहुत अच्छा था, क्योंकि उन्होंने खुद इनवाइट किया हमें। वो बहुत ही उत्सुक थे जानने के लिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं तेलंगाना ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट में, हम लोग क्या हमारा मकसद था, क्या हम लोग कर रहे हैं और किस हद तक हम लोग पहुँच गए। और बहुत खुशी हुई उनसे मिलकर, क्योंकि जैसा आपने कहा, बहुत ही युवा मुख्यमंत्री हैं, देश की सबसे बड़ी राज्य की मुख्यमंत्री हैं। तो मैं पहले कभी मिला नहीं था उनसे, बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके, और बहुत उनमें मैं देखा हूँ कि बहुत जोश है, एनर्जी है, बहुत कुछ करना चाहते हैं उत्तर प्रदेश के लिए, और ख़ास बुंदेलखंड जगह के लिए, बुंदेलखंड इलाके के लिए तेलंगाना जो प्रोजेक्ट कर रही है, ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट। तो क्या है, बुंदेलखंड जो यूपी का साउदर्न पार्ट है, उसके लिए फिजिबल है वो प्रोजेक्ट जो आप लोग तेलंगाना में कर रहे हैं? बिल्कुल फिजिबल है। मुख्यमंत्री साहब वही कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश की आबादी अगर देखो, उत्तर प्रदेश स्पेशली बुंदेलखंड की अगर आबादी आप देखोगे, और बुंदेलखंड में जो प्रॉब्लम्स हैं खास ड्रिंकिंग वाटर को लेके, पीने के पानी को लेके, तो अखिलेश जी का कहना था कि बिल्कुल ये वहाँ पॉसिबल है और एक्सप्लोर करेंगे। और आज उन्होंने अपने मीटिंग में चीफ सेक्रेटरी को भी बुला लिया और जल निगम के एमडी को भी बुला लिया, और उनको हमने समझाया कि हम कैसे कर रहे हैं, फंडिंग टाइप कैसे कर रहे हैं और प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन कैसे कर रहे हैं। तो सारा जो बातचीत हुआ पूरी तरह से मुख्यमंत्री जी ने मतलब अंडरस्टैंड कर लिया, और उन्होंने कहा हमारे राज्य भी एक बार आएंगे, देखेंगे फिजिकली क्या हो रहा है, और उसके बाद यहाँ भी अमल। यहाँ से कोई एक हायर लेवल कमेटी जाएगी जो मौके पे देखेगी जाकर? मैंने तो इन्वाइट किया है अखिलेश जी को तेलंगाना आने के लिए, और उन्होंने कहा जरूर आएंगे। तो आपका आमंत्रण स्वीकार किया मुख्यमंत्री ने? बिल्कुल, उन्होंने स्वीकार किया, और डेट तय करना है वैसे। ओके, अच्छा, हम आपके राज्य की भी कुछ बात कर लेते हैं। अब तो नया राज्य बन गया है, नई चुनौतियां हैं आप लोग के सामने, और जनता की उम्मीदों का बहुत बड़ा बोझ तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन वो भार तो आपके कंधों पर है। तो कैसे आप compete करेंगे नए राज्य के, क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज भी पहले के मुकाबले कम हुए हैं, आपके पास ह्यूमन रिसोर्स भी बड़ी संख्या में दूसरे नए राज्य के लिए भी चला गया है। तो ऐसे में संतुलन आप बैलेंस कैसे बना पाएंगे? क्या योजनाएं हैं आपके पास? ब्रजेश जी, मेरा तो ये मानना है, तेलंगाना ये अलग होने के बाद, एक 29वां राज्य के रूप में उभर के आने के बाद, आज तेलंगाना ऐसी मुकाम पे है, ऐसी पोजीशन में है जहां से वो बहुत अच्छी तरह टेक ऑफ कर सकती है। आज तेलंगाना पूरे 29 राज्यों में, भारत देश में, हिंदुस्तान में बस दूसरा ऐसी राज्य है जो रेवेन्यू सरप्लस है। पहली राज्य है गुजरात, और दूसरा राज्य, केवल 2 ही राज्य हैं पूरे देश में, और उसमें तेलंगाना दूसरी राज्य है। और हमारे लिए बहुत ही बड़े मतलब स्ट्रेंथ और हमारी ताकत है हैदराबाद, और हैदराबाद शहर में जो पोटेंशियल वहाँ पे है, जो इंस्टीट्यूशंस वहाँ पे हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे है, जो बहुत सारा इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करती है। हैदराबाद ऐसी शहर है बहुत जो यूनिवर्सल है, बहुत लखनऊ के साथ उसका बहुत कंपैरिजन भी है। एक सिटी ऑफ नवाब्स लखनऊ भी है, हैदराबाद में भी बहुत, वो भी निजाम का शहर है। बिल्कुल, मेरे ख्याल से वो भी नवाब का एक्सटेंडेड पार्ट है। बिल्कुल। तो और उर्दू भी जो बोलते हैं लोग कि उर्दू की पैदाइश ही हैदराबाद में हुई और परवरिश लखनऊ में हुई। तो जैसे बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं।
तो हमारा ये मानना है कि तेलंगाना जो है आज अलग होने के बाद पूरी तरह से, यस बहुत प्रेशर बहुत है, हम पे बहुत बार भी है, बट इसके ये सब होते हुए भी हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लिए हुए हैं। जैसे अभी मैंने कहा तेलंगाना ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट, जो पूरे राज्य में पानी नल के सहित, घर घर को नल के सहित पानी देने की एक प्रयास जो हम कर रहे हैं, सबसे बड़ी तो प्रयास। ये कितना लंबा प्रोजेक्ट है ये? इसके लिए कोई समय सीमा तय की गई है? 3 साल और इस पे इन्वेस्टमेंट बहुत हैवी होगा जी, तो उसके लिए भी क्या तैयार हैं आप लोग? 40,000 करोड़ हम लोग इस पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। 3 साल के अंदर हम प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे। हमारा सीएम साहब का ये मानना है, उनका पब्लिकली ये वायदा था कि अगर ये प्रोजेक्ट 3 साल के अंदर हम पूरा नहीं करते हैं, 2019 में जो इलेक्शन है उसमें हम कंटेस्ट भी नहीं करेंगे। यही हमारी कमिटमेंट है। निवेश की और क्या अपॉर्चुनिटी इन्वेस्टमेंट की आपके यहाँ, अगर बियॉन्ड हैदराबाद हम बात करें तो और क्या क्या संभावनाएं तेलंगाना में आपको नजर आती हैं? तेलंगाना आज देश में अगर आप देखोगे तो आईटी, लाइफ साइंसेस, फार्मास्यूटिकल्स, बायोटेक्नोलॉजी, एरोस्पेस एंड डिफेंस में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं। इसके अलावा टेक्सटाइल्स में भी हैं, इसके अलावा मेटल्स में भी हैं, इसके अलावा आपको जेम्स एंड ज्वेलरी में भी है। बट एरोस्पेस एंड डिफेंस में शायद बहुत लोगों को ये नहीं पता होगा, आज जो हेलीकॉप्टर प्रेसिडेंट बराक ओबामा इस्तेमाल करते हैं उसका कैबिन आज हैदराबाद में बनता है। आईटी में आज पूरे देश में तेलंगाना नंबर 2 पोजीशन पे है बेंगलुरु के बाद। हम पूरी तरह से प्रयास कर रहे हैं कि नंबर 1 स्थान पे तेलंगाना को और हैदराबाद को लिया जाए। और इसके अलावा फार्मास्यूटिकल्स और ड्रग्स, बल्क ड्रग्स और वैक्सीन्स, आपको ये भी शायद पता नहीं होगा, ग्लोबल जो वैक्सीन बनते हैं 20% वैक्सीन जो ग्लोबली इस्तेमाल किए जाते हैं उसमें 20% आज हैदराबाद में मैन्युफैक्चर होते हैं। तो अपॉर्चुनिटीज तो बहुत है। और खासकर जैसे जब से हमारी राज्य बनी है और जब से हमारे मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव जी ने सत्ता संभाला है, पिछले 12 महीनों में हम 3 बड़े आईटी कंपनीज को भी अट्रैक्ट कर चुके हैं हैदराबाद। गूगल, अमेजॉन और उबर, तीनों भी सबसे बड़ी कंपनी आईटी कंपनी। कंपटीशन क्या बैंगलोर से कर रहे हैं? हम कंपटीशन दुनिया के साथ कर रहे हैं, ना सिर्फ बैंगलोर बल्कि हमारी कंपटीशन दुनिया के साथ है। हम यही मानते हैं आज कंपटीशन स्टेट्स के बीच में नहीं है, आज कंपटीशन सिटीज के बीच में है पूरी दुनिया के तौर पे। जैसे आज चेन्नई कम्पीट कर रहा है शंघाई से, हैदराबाद कम्पीट कर रहा है आपके हांगकांग से, ऐसे आज कंपटीशन हो गया। ग्लोब बहुत स्मॉल हो गया, तो विश्व बहुत स्मॉल हो गया। तो हमारा तो यही मानना है कि आज कंपटीशन जो है ग्लोबल तौर पे हो रही है और पूरी तरह से हम लोग। मुझे ये बताइए केटीआर कि आप जैसे यूथ लीडर्स जब से आए तो एक विजन के साथ आए, तो आपको अब नए दौर की जो पॉलिटिक्स है उसमें चेंज दिख रहा है। अखिलेश से भी आपने मुलाकात की, तो ये नए जो लीडरशिप आई है ये डेवलपमेंट ओरिएंटेड ज्यादा है बजाय कि जो पहले की पीढ़ी थी। पर्सनली आपका क्या मानना है? ब्रजेश जी, पर्सनली तो आज मैं अखिलेश जी से मिलने के बाद बहुत प्रभावित हुआ हूं, क्योंकि जैसे आपने कहा जो नई पीढ़ी की लीडरशिप आई है, हमें एक्सपोजर है वर्ल्ड की, कि हमें ये मालूम है, हमें अंदाजा है कि दुनिया कहाँ पे है और हम कहाँ पे हैं। और दुनिया में अगर कोई और राज कर सकता है, कोई और देश कर सकता है, तो क्यों हम नहीं कर पाएंगे। एक जोश आज मुल्क में, इस देश में युवा लीडरशिप में है, तो इसका पूरा फायदा देश को होगा, हर राज्य को भी होगा। जैसे अखिलेश जी यहाँ के आज मुख्यमंत्री है, डेफिनेटली आज जो भी युवा लीडरशिप है पूरे देश में, सारे के सारे भी आज कमिटेड हैं डेवलपमेंट और प्रो डेवलपमेंट है। एक तेलंगाना में एक बड़ा मेजर इशू है वहाँ के फार्मर्स के साथ, किसानों के साथ जी। सूखे की वजह से बहुत किसान परेशान हैं, सुसाइड्स केसेस भी बहुत हुए हैं। तो क्या आपके पास ऐसी पॉलिसीज हैं कि आप किसानों की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको कम करें, उनको सिंचाई, खाद, बिजली, पानी समय से अगर मिलता रहे तो उनको ये नौबत ही क्यों आए? बिल्कुल ब्रजेश जी, इनफैक्ट एक बात आपको बताना होगा, आज एक डेफिसिट जो रेनफॉल हुआ इस साल और पिछले साल भी, उसकी वजह से आज थोड़ा ड्रॉट कंडीशन तेलंगाना में है, तो इसको लेके थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। बट हमारे सरकार की तरफ से हम बहुत कुछ करने की प्रयास कर रहे हैं, जैसे फर्टिलाइजर हो, जैसे सीड्स डिस्ट्रीब्यूशन हो, पूरी तरह से सब्सिडाइज्ड रेट्स पे हम लोग देते हैं। और हमारे यहाँ फ्री पावर हम पूरे किसानों को देते हैं। उसके अलावा पूरे इंटरेस्ट फ्री लोन भी हम देते हैं। इसके अलावा हम लोग मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो केंद्र सरकार की तरफ से होता है, उसके साथ ही साथ थोड़ा बोनस भी जोड़ के उसको देते हैं। और आज हमारी प्रयास यही है, अब हमारी सरकार बनने के बाद फार्म मैकेनाइजेशन पे भी हमने दृष्टि लगाया, और इसके साथ ही साथ पॉली हाउस कल्टीवेशन, ये सब करते हुए इससे सबसे बड़ा बोझ, आज सबसे बड़ा भार जो है हमारे राज्य सरकार ने 17,000 करोड़ जो किसानों के लोन है, 1 लाख तक की जो लोन है, उसको भी वेव ऑफ करने का फैसला किया। उसमें 50% हमने पैसे दे दिए, 8,500 करोड़, और बाकी भी देने की प्रयास, वन टाइम देने की प्रयास भी कर रहे हैं। कितना लंबा समय आप लोग लेंगे? क्या विजन है आप लोगों के पास फार्मर्स के लिए, ताकि इस तरह की कंडीशन ना? एक तरफ तो बहुत चमकता हुआ, बहुत वाइब्रेंट मुझे तेलंगाना दिखता है, लेकिन उसका एक स्याह पक्ष भी, उसका एक ब्लैक पार्ट भी है।
ये फार्मर्स। बिल्कुल, मैं मानता हूँ आपका। तो कहीं सिमिलरिटी और संतुलन होना चाहिए हमें समाज के सभी वर्गों में। बिल्कुल, हमें भी बहुत दुख है, बट ये ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है जो आप 1 महीने में या 2 महीने में डेट रख के आप इसको प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। आप हमें ये भी समझना है कि ये प्रॉब्लम अगर बना तो पिछले 15 महीने में बना या पिछले 50-60 साल से जो सरकारें चली, जो राज्य, बट नेचुरल लॉन्ग टाइम प्रोसेस है। इट इज डेफिनेटली लॉन्ग टर्म प्रोसेस विच इज नाउ रिजल्टेड इन दिस विशियस साइकिल। तो हमारा ये मानना है ब्रजेश जी कि इसको हल निकालने में 2 तरह के आपके पास सोल्यूशन होना चाहिए। एक शॉर्ट टर्म होना चाहिए, दूसरा मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म भी होना चाहिए। जो शॉर्ट टर्म मैंने बताया उसको लेके आज हम लोग फार्मर सुसाइड जब होता है, कॉम्पेंसेशन आज पूरे देश में कोई राज्य ऐसा नहीं देता जो हम लोग देते हैं। 6 लाख कॉम्पेंसेशन हम देते हैं, और उसके साथ ही साथ उनके घर में अगर कोई बच्ची है जो जिनका अगर शादी होना है, लड़की है, तो उनको कल्याण लक्ष्मी करके एक प्रोग्राम है जिसके तहत हम लोग 51,000 रुपीज वहां पे भी देते हैं। बट ये एक शॉर्ट टर्म मेजर है, बस रिलीफ मेजर है। बट इसके साथ ही साथ जैसे मैंने कहा, फ्री पावर, सब्सिडी पे आप सीड डिस्ट्रीब्यूशन, फर्टिलाइजर्स, फ्री करंट, उसके साथ ही साथ नो इंटरेस्ट फ्री लोन्स, ये सभी चीज हम लोग दे रहे हैं, प्रयास भी कर रहे हैं। बट लॉन्ग टर्म में जब तक इरिगेशन प्रोजेक्ट पूरी तरह से बन नहीं जाते, जब तक पूरी तरह से फार्मर्स को पानी नहीं मिलता, जब तक वो ट्यूबवेल से बाहर आके कैनाल से पानी नहीं ले पाएंगे, तब तक थोड़ा संकट तो रहेगा। बट हमें उम्मीद है, प्रयास करेंगे। ऐसा लोगों का कहना है, आज मैंने बहुत लोगों से बात की आपका इंटरव्यू करने से पहले, तो मेजॉरिटी जो मैंने लोगों से बात की, यूथ से भी, वहाँ के ऑफिसर से भी, तमाम और लोगों से भी, तो एक कॉमन जो बात मुझे बताई गई कि जो वहाँ अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर और जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें बैलेंस की थोड़ी कमी है। आप रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर भी हैं वहाँ के, बट नेचुरली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर एटलीस्ट इतना मिनिमम रहे कि लोग उसका बेहतर इस्तेमाल कर सकें। सारा डेवलपमेंट तो हैदराबाद और उसके आसपास ही है। नहीं, रूरल एरियाज में ब्रजेश जी 3 चीजों की बहुत जरूरत है, सख्त जरूरत है। जब से हमारी सरकार आई, मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं, आपके जरिए किसानों को भी आश्वासन देना चाहता हूं कि हमने जो प्रॉमिस किया 6 घंटे अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, हमने वादा निभाया। अगले जून से, अगले समर से 9 घंटे दिन में हम लोग फ्री पावर देने वाले हैं किसानों को, ये भी हम करके दिखाएंगे। और दूसरी बात, जो आप इंफ्रास्ट्रक्चर की आपने बात किया, तो उसी के लिए हम लोग आज तेलंगाना ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, हर घर में नल देने की प्रयास कर रहे हैं। तीसरी बात, जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी पंचायती राज डिपार्टमेंट में है, और हम लोग 15,000 करोड़ रुपयों के साथ हम लोग इस साल और अगले साल पूरी तरह से रोड इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करने के चक्कर में है। तो ये प्रयास पूरा चल रहा है, बट इसका रिजल्ट निकलने में, पूरी तरह से इसके फल लोगों तक पहुंचने में 1-2 साल तो कम से कम लगेंगे। एक और प्रश्न मुझे मेरे सामने लाया गया कि जब से दोनों राज्य अलग हुए, तो जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज खासतौर पर रियल इस्टेट सेक्टर में रही हैं, जो मेजर कंसर्न है हैदराबाद और ग्रेटर हैदराबाद के आसपास, उसमें रेट्स डाउन हुए, लोगों के इन्वेस्टमेंट की उनकी कीमतें कम रही। तो आप क्या ऐसी पॉलिसीज लाएंगे कि जो इन्वेस्टर्स है, जिसने हैदराबाद के बाहर के लोग हैं जिन्होंने निवेश किया है, कम से कम उनके निवेश पर कोई प्रभाव न पड़े? ब्रजेश जी, मैं इसका कॉन्ट्रेरियन व्यू मैं आपको देना चाहता हूँ। आज अगर आप देखोगे पूरे देश में हैदराबाद जैसे शहर, जो मेट्रो शहर है, और इसके कंपैरिजन में जो भी बाकी शहर हैं जैसे दिल्ली है, बॉम्बे है, बेंगलोर है, इन सब से अगर आप कंपेयर करोगे तो हैदराबाद टुडे ऑफर्स द बेस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो कंट्री में ही शायद हैदराबाद में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कहीं और नहीं है, बट एट द सेम टाइम जो लैंड कॉस्ट जिसकी आपने अभी जिक्र किया सबसे कम है, तो इसमें सबसे ज्यादा फायदा इन्वेस्टर का ही होता है। अगर आप देखोगे बैंगलोर में या चेन्नई में, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर हमसे बहुत कम है और रेट वहां बहुत ज्यादा है, तो इन्वेस्टर को वहां नुकसान होगा और यहाँ पे तो फायदा होगा। तो मैं कॉन्ट्रेरियन व्यू आपको जो प्रेजेंट कर रहा हूँ, आप भी समझोगे, इन्वेस्टर भी समझोगे। इसीलिए तो आज गूगल, अमेजॉन और उबर हैदराबाद आ रहे हैं, ना सिर्फ कहीं और नहीं जा रहे हैं। एक पॉलिटिकल क्वेश्चन है, बहुत हेट पॉलिटिक्स हो रही है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच, इसको खत्म करने की जरूरत है। अब आप जैसे जब यूथ लीडर हो, जिनका विजन दूसरा हो, तो ऐसे में इस हेट पॉलिटिक्स की कोई प्लेस है क्या? ब्रजेश जी, मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूँ। तेलंगाना बनने से पहले 15 महीने 16 महीने से पहले बहुत कुछ ऐसे बात किए गए थे कि तेलंगाना बनने के बाद यहाँ से लोगों को भगा दिया जाएगा, इनको खासकर जो सीमांध्रा से लोग हैं उनको भगाया जाएगा, ये सब बहुत कहा जा रहा था। बट 16 महीने हो गए आज तेलंगाना बन के। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, कहीं भी तेलंगाना राज्य में, हैदराबाद में हो या कहीं बाहर, कहीं एक ऐसा घटन, कहीं भी एक इंसिडेंट जो अनफॉर्चुनेट, जिसका अभी आपने जिक्र किया, हेट मॉन्गरिंग, कहीं हुआ क्या? आप एक बार आपके वहाँ के लीडरों से पूछ लिए, वहाँ के आपके मीडिया से पूछ लीजिए। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है आज हैदराबाद में। हैदराबाद एडमिनिस्ट्रेटिवली बिलोंग्स टू तेलंगाना, बट तेलंगाना बिलोंग्स टू इंडिया।
तो इंडिया के जो भी नागरिक है, देश के जो भी नागरिक है, हैदराबाद में आराम से रह सकते हैं। अगर सीमांध्र के लोग वहां आके कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप उनका वेलकम करेंगे? बिल्कुल करेंगे, अभी तो कर ही रहे हैं। ये 16 महीने में बहुत सारे हमारे सीमांध्रा के इन्वेस्टर वहां इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, उनका बिजनेस भी एक्सपैंड कर रहे हैं, कोई किसी को प्रॉब्लम है ही नहीं। केसीआर और चंद्रबाबू नायडू आपस में बातचीत नहीं करते हैं? ऐसी कोई अगर बात नहीं करेंगे तो मुझे लगता है कि कुछ दोनों एक दूसरे से बहुत ही पुराने पॉलिटिशियन हैं, बहुत मजे हुए हैं, जनता के बीच से आए हैं, स्ट्रगल करके दोनों आए हैं, तो दोनों मिलकर अगर अपने अपने राज्य के बारे में अच्छे बेहतर सुझाव दें तो ये आपस में संवादहीनता क्यों, डायलॉगनेस गायब है दोनों के बीच से? देखिए ब्रजेश जी, हमारे तरफ 4 राज्य हैं। एक तरफ कर्नाटक है, दूसरी तरफ महाराष्ट्र है, एक तरफ आंध्रा है और चौथी तरफ छत्तीसगढ़ है। हम चारों मुख्यमंत्रियों के साथ हम अच्छे ही संबंध मेंटेन करना चाहते हैं, हमें कोई सेकंड ओपिनियन तो है नहीं। ना सिर्फ ये 4 राज्य बल्कि पूरे हमारे देश में जो बाकी 28 राज्य हैं, सारे मुख्यमंत्रियों के साथ हमारे रिलेशन अच्छा ही हो और देश के प्रधानमंत्री से के साथ भी हमारे एक फेयर कंपटीशन हो, एक फेयर कंपटीशन हो। बिल्कुल हो, मैं तो यही मानता हूं। तेलंगाना एंड आंध्रा नहीं, मैं वही कह रहा हूं, तेलंगाना आंध्रा में कोई मुकाबला नहीं, कोई कंपटीशन नहीं। तेलंगाना आज ऐसे मोड़ पे है, ऐसी मुकाम पे है, हमारी पॉपुलेशन प्रिडोमिनेंटली अर्बन है, वेरएज आंध्रा की पॉपुलेशन प्रिडोमिनेंटली रूरल है, तो हमारा कोई उनसे कंपटीशन नहीं है। बट मैं तो यही मानता हूं, मैं आपको आश्वासन भी देना चाहता हूं, 10 साल के बाद, डिवीजन के बाद 10 साल के बाद लोग जब पीछे मुड़ के देखेंगे तेलंगाना के और आंध्रा के और पूरे देश के भी, ये महसूस करे कि जैसे अंबानी ब्रदर्स का जब डिवीजन हो गया तो दोनों भी बाद में डिवीजन के बाद बहुत तरक्की किया। हम यही चाहते हैं कि दोनों भी, तेलंगाना और आंध्रा भी तरक्की करें। आपने एक स्टेटमेंट में दिया जो मुझे दिया गया जी कि अंबानी और की भाई बंधुओं की तरह तेलंगाना और आंध्रा भी बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूं, बट मैं यही चाहता हूं कि तेलंगाना मुकेश अंबानी बने, उसमें कोई इतराज भी किसी को होना नहीं चाहिए। अच्छा, दूसरा मेरा क्वेश्चन है कि मैंने सामान्य तौर पर देखा है कि अगर केसीआर मलेशिया जाते हैं इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को तलाशने, तो वेरी सेम टाइम या उसके आगे पीछे चंद्रबाबू नायडू सिंगापुर चले जाते हैं। ये किस तरह का कंपटीशन है? ये कोई कंपटीशन है नहीं ब्रजेश जी, आज देश में हर राज्य इसी में लगा हुआ है। आप देख रहे हैं शिवराज सिंह चौहान कोरिया जा रहे हैं, अगर अगले महीने हम जाते हैं कोरिया तो उनके क्या हम फॉलो कर रहे हैं, उनके साथ कंपटीशन कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा, आज कंपटीशन स्टेट्स के बीच में नहीं है, कंपटीशन आज दुनिया के तौर पे बुनियादी तौर पे आप देखोगे तो राज्यों के बीच में नहीं है, आज कंपटीशन है सिटीज के बीच, आज कंपटीशन है रीजन्स के बीच, देशों के बीच है, तो इसमें कोई किसी को नुकसान पहुंचने वाली बात तो है नहीं। चंद्रबाबू नायडू पहली बार इस देश में कंसेप्ट कैपिटल के साथ आ रहे हैं, यानी कंसेप्ट राजधानी है और उसका उद्घाटन भी होने जा रहा है, पर अभी तक इस बात को किसी ने कंफर्म नहीं किया है कि केसीआर उस फाउंडेशन ले सेरेमनी में शामिल होंगे। नहीं, कॉन्सेप्ट कैपिटल तो इससे पहले भी बन चुका, गांधीनगर तो बन चुका है, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। दूसरी बात, अगर इनविटेशन मिले उनके तरफ से तो जरूर जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। अभी तक इनविटेशन नहीं आया? बहुत टाइम है अभी तो, जल्दबाजी की क्या जरूरत है। अच्छा, मुझे बताया गया कि 18 अक्टूबर को एनसीआर एन चंद्रबाबू नायडू मिल सकते हैं, तो अगर मिलने आते हैं और इनवाइट करते हैं तो केसीआर और आप जाएंगे? जैसे मैंने कहा ब्रजेश जी, हम पूरी तरह से हमारे आंध्रा के भाइयों के भलाई चाहते हैं, हम उनको बधाई देंगे, जरूर जाएंगे, बधाई भी देंगे और उनसे ये भी कहेंगे, पक्का कहेंगे कि आपकी भी तरक्की हो, हमारी भी तरक्की हो और देश की तरक्की हो, क्योंकि आज देश की जनता जो है और हमारी भी राज्य की जनता यही चाहती है कि तरक्की की बात हो, विकास की बात हो, और ये जनता ये नहीं चाहती है कि हमेशा ये पॉलिटिकल झगड़ा और लड़ाई हो। 5 साल के बाद जब इलेक्शन आएंगे तो जरूर लड़ेंगे, और जब दूसरी तरफ कोई भी होगा, चाहे वो तेलुगु देशम हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जो भी हो, उनके साथ मुकाबला करेंगे, बट तब तक काम करेंगे विकास की दिशा और अच्छा, ये मानने में कोई परहेज है कि केसीआर और चंद्रबाबू नायडू के बीच अभी रिफ्ट है? कोई परहेज है, कोई दिक्कत? किस चीज को लेकर रिफ्ट होगी ब्रजेश जी? आज वो अलग राज्य के मुख्यमंत्री है और केसीआर साहब तेलंगाना के मुख्यमंत्री है, तो किस चीज को लेकर रिफ्ट होगी? रिफ्ट तो कोई है ही नहीं। अच्छा, कंसेप्ट राजधानी ला के चंद्रबाबू नायडू थोड़ा लीड करते हुए दिख रहे हैं, लोग ऐसा कह रहे हैं, तो क्या आप लोग भी वैसे ही कोई कैपिटल बनाने की? ब्रजेश जी, मैं तो यही कह रहा हूँ कि कंसेप्ट कैपिटल जो है गांधीनगर में बन चुका है, देश में कोई पहली बार ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। दूसरी बात, हम पूरी तरह से चंद्रबाबू नायडू जी को, आंध्रा के हमारे भाइयों को हम बधाई देते हैं, हम उनकी शुभकामनाएं करते हैं और हमें उम्मीद भी करते हैं कि वो बहुत अच्छा कैपिटल वो बनाए और बहुत अच्छा वो राज भी चलाए और वहाँ की भी लोगों की विकास हो, उनकी राज की विकास हो और तेलंगाना की भी विकास हो। तो तेलंगाना के कैपिटल को भी इसी तरह कुछ और बेहतर करने की कोई योजना है आपके पास? हमारे लिए तो सबसे शानदार राजधानी है हैदराबाद, हमें तो कोई और चीज बनाने की जरूरत है नहीं, और किसी और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएंगे वहाँ पे? बिल्कुल बढ़ाएंगे। देश में सबसे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर आज हैदराबाद में है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, और आगे जाके अगर इसको और भी मजबूत करना है तो बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं।
केटीआर, कुछ देश की पॉलिटिक्स पर भी थोड़ी देर बात कर लेते हैं हम लोग। देश में इस वक्त जो माहौल है पॉलिटिक्स का, वो बहुत ही हेड पॉलिटिक्स का दौर चल रहा है। कभी सांप्रदायिकता के नाम पे, कम्युनलिज्म के नाम पे, पोलराइजेशन के नाम पे दादरी जैसे इशू भी हुए, गुलाम अली जैसे भी इशू हुए। इस पर आपकी पार्टी का रुख कभी मुझे बहुत बोल्डली सामने नहीं आया। तो आज आपको लोग, करोड़ों लोग सुन रहे हैं, तो जानना चाहेंगे कि इस पर आपकी क्या राय है। नहीं, हमारी राय तो साफ है सब। हम पूरी तरह से एक सेक्युलर पार्टी हैं। हम यही मानते हैं और यही मान के चलते हैं कि देश की अगर तरक्की होनी है, देश की अगर विकास होनी है, तो हर किसी को इसमें कंट्रीब्यूशन करना है। इसमें हेड पॉलिटिक्स की कोई जगह है नहीं। इस देश में जहां एक तरफ हम लोग बगैर बिजली, बगैर पानी, बगैर रोड के एक तरफ पॉवर्टी है, और दूसरी तरफ ऐसे अगर हेड पॉलिटिक्स में, रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स में हम लोग इन्वॉल्व हो जाएंगे, ये तो बहुत ही बदनसीबी की बात होगी। हम लोग पूरी तरह से, जैसे मैंने कहा, विकास को लेके चलेंगे, और ये हेड पॉलिटिक्स जो है इसको हम टॉलरेट, सभी धर्मों के भावनाओं का सम्मान होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और जब तक ये सभी भावनाओं का सम्मान नहीं होगा, देश की तरक्की भी नहीं होगी। दादरी, गुलाम अली, सुधींद्र कुलकर्णी जैसी जो घटनाएं हैं, बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है। और जो भी ये प्रोपेगेट कर रहे हैं, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अपील भी करना चाहता हूँ कि ये सही बात नहीं है देश के लिए। क्योंकि जिस दिशा में आज देश और देश की जनता ट्रैवल करना चाहते हैं, जिस मुकाम पे वो पहुंचना चाहते हैं, उस बीच में रुकावट बनेंगे। क्योंकि अभी हमारे IT डिपार्टमेंट तेलंगाना के हमारे एक इम्पॉर्टेंट डायरेक्टर ताइवान गए थे पिछले हफ्ते। तो वहाँ किसी ने उनको पूछ लिया, क्या आपके देश में बीफ खाने से लोगों को मार डालते हैं? तो अगर देश की छवि बनेगी बाहर, तो बहुत ही मुश्किल होगा इंडिया के लिए और इंडिया की तरक्की के लिए। ये अच्छी बात नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि 2019 में केसीआर नेशनल पॉलिटिक्स का हिस्सा होंगे और आप तेलंगाना का हिस्सा। अब दिल्ली बहुत दूर है। दिल्ली लीडरशिप, तेलंगाना की लीडरशिप आपके हाथों में होगी और केसीआर दिल्ली मूव करेंगे। ब्रजेश जी, कल किसने देखा है? पहली बात। दूसरी बात, दिल्ली बहुत दूर है। और तीसरी बात, 2019 भी बहुत दूर है। तो कल को लेके आज चर्चा करने में तो कोई मतलब है ही नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया केटीआर, मेरे साथ आपने इतना समय बिताया और ETV के तमाम दर्शकों के साथ आपने अपने विचार, अपने विज़न और पॉलिटिक्स में आप क्या सोचते हैं वो शेयर किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।